नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। राधा चौधरी, साक्षी, रमिता, रामानंद, अमीशा, रितेश, उजाला, पवन, अंजुलि, गुंजन, राधा, शीलम, अफसान, मोहिनी, उसके बाद में यहाँ पे ब्रिजेश, प्रीति, विशाखा, आप सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। और जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूं उन सभी को भी मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप जानते हैं कि मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं कुषाण वंश, यानी कि कुषाण डायनेस्टी, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, आप कहोगे यहाँ पर कनिष्क। उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम जानेंगे। और हम जानेंगे कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम कुषाण वंश की बात कर रहे हैं, किसी भी नई डायनेस्टी की हम बात करते हैं, तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई इसका संस्थापक कौन था। या पहले मैं आपको ये बताऊं कि कुषाण कहां से आए थे। तो बेटा जो कुषाण है ये आपके मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से भारत में आए थे। मध्य एशिया से भारत आए और ये यूची जनजाति से थे। यूची इनकी जनजाति थी। जनजाति मतलब क्या होता है? ट्राइब्स। तो यूची ट्राइब्स थे, ये यूची जनजाति के लोग थे ये, जो मध्य एशिया से भारत में आए थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे कि अगर हम बात करते हैं तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे, फिर हम देखेंगे कुषाण। तो ये आपके यूची जनजाति से थे। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे संस्थापक कौन था। कुषाण वंश का संस्थापक यानी कि फाउंडर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फाउंडर है बेटा, इसकी जब हम बात करते हैं तो वो है आपका कुजुल कडफिसेस। कौन है बेटा जी? कुजुल कडफिसेस। ये आपको ध्यान रखना है कि कुजुल कडफिसेस इसका संस्थापक है। ठीक है, ठीक है। तो आप कहोगे कि मैम कुजुल कडफिसेस इसका संस्थापक है। कडफिसेस ये इसका संस्थापक था। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे कि मैम अगर हम बात करते हैं, मैम जी आप लिखकर बताया करो, पीडीएफ से नहीं। गुरुनाथ जी लिखकर ही बता रही हूं। ठीक है, मेरी तरफ से वॉल्यूम ठीक है आर्यन, आप अपनी तरफ से चेक कीजिए। संस्थापक कौन था? तो बेटा कुजुल कडफिसेस इस वंश का संस्थापक था। अब कुजुल कडफिसेस ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया था, तो इसके बारे में आप इतनी जानकारी रखेंगे। लेकिन जो कुजुल कडफिसेस है, इस कुजुल कडफिसेस का उत्तराधिकारी, जिसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उत्तराधिकारी को इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसर। ठीक है, वो कौन था? तो आप कहोगे कि वो था मैम यहाँ पे विम कडफिसेस। विम कडफिसेस ये कौन था? तो मैम ये कुजुल कडफिसेस का उत्तराधिकारी था और इसे कहा जाता है कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक। लेकिन जो बड़े चैप्टर हैं वो आपको पीडीएफ से ही पढ़ने पड़ेंगे। रियल फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी किसको कहा जाता है? तो मैम विम कडफिसेस को कहा जाता है। ठीक है, विम कडफिसेस को माफी चाहूंगी, विम कडफिसेस को कहा जाता है। और आपको मैं ये बता दूं कि इसने क्या किया था। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगी कि विम कडफिसेस ने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो कुषाणों में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? विम कडफिसेस।
सोने के सिक्के जारी, सोने के सिक्के जारी। इशूड द गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स। और नेक्स्ट पॉइंट, ये भगवान शिव का उपासक था, यानी भगवान शिव की पूजा करता था, भगवान शिव का उपासक। ठीक है, इसके अलावा इसके जो सिक्के थे, सिक्कों पर अंकित चित्र, यानी जो इसके सिक्कों पर चित्र अंकित किए गए थे वो किस किस के थे? तो आप कहेंगे नंदी बैल, जो भगवान शिव की सवारी है, नंदी बैल। ठीक है, इनके इनके जो सिक्के थे, इसके सिक्के पर नंदी बैल, जो कि भगवान शिव की आप कह सकते हो कि सवारी है, और भगवान शिव, इनके चित्र अंकित थे क्योंकि ये भगवान शिव का उपासक था, क्योंकि ये भगवान शिव को मानता था। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि अगर हम बात करते हैं कि मैम यहां पर इन दोनों के चित्र क्यों बने हुए थे, क्योंकि मैम इसने क्या किया हुआ था, भगवान शिव को मानता था, भगवान शिव की पूजा करता था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहां पे हम बात करते हैं कि इसके उपाधि क्या थी, भीम कडफिसेस के टाइटल्स क्या थे। उपाधि, एक तो इसने कहा कि भाई मैं सम्राटों का सम्राट हूं। ठीक है, और ऐसा कह के क्या करते थे, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन, सम्राटों का सम्राट। ये टाइटल, आप कहोगे कि टाइटल इनको कौन देता था? कोई नहीं देता था, ये खुद ही अपने आप टाइटल्स ले लेते थे। तो इसने खुद को क्या कहा, मैम सम्राटों का सम्राट कहा। इसके अलावा इसका एक टाइटल था सर्वलोकेश्वर, सर्वलोकेश्वर इसने अपने आप को कहा। और इसके अलावा इसने परमेश्वर अपने आप को कहा। तो ये क्या कर रहा है ऐसे टाइटल लेकर कि भाई मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूं। तो ये इसके टाइटल्स थे, ये इसने यहां पर लिए थे। अब इस वंश में आपका विम कडफिसेस ने पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के को जारी किया था। तो आप कह सकते हो कि मैम सोने के सिक्के जारी करने वाला ये शासक विम कडफिसेस था, कुषाण वंश में पहला। ठीक है, ये इसके टाइटल्स थे। अब यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, जो मेन रूलर है उसका नाम है कनिष्क। और कनिष्क की जब आप बात करते हो तो 78 से लेकर 110 एडी कनिष्क का कार्यकाल रहता है। ठीक है, 78 से लेकर 110 एडी तक, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप कह सकते हो कि मैम कनिष्क का कार्यकाल क्या है, 78 से 110 एडी तक हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है। अब कनिष्क के बारे में देखो, ध्यान से सुनना। एक यहां पर आपने सुना होगा रबातक अभिलेख, या कई जगह रबैटक अभिलेख भी इसको लिखा जाता है। तो रबातक अभिलेख, भाई रबातक को तो रबातक ही कहेंगे, लेकिन अभिलेख को इंस्क्रिप्शन कहेंगे, इंस्क्रिप्शन। तो इस रबातक अभिलेख से हमें एक जानकारी मिलती है। ठीक है, हमें एक जानकारी मिलती है, और वो क्या मिलती है, ये जानकारी मिलती है इससे कि कनिष्क जो है, कनिष्क बिम कडफेसिस का पुत्र था, बिम कडफेसिस का पुत्र था। ये जानकारी कहां से मिलती है, रबातक अभिलेख से, रबातक इंस्क्रिप्शन से प्यारे बच्चों ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहां पर ये जानकारी हमें इस इंस्क्रिप्शन से मिलती है कि ये बिम कडफेसिस का पुत्र था। और जब ये बिम कडफेसिस का पुत्र था तो भाई जाहिर सी बात है कि यही बिम कडफेसिस का उत्तराधिकारी है ना। तो इसके पुत्र होने की जानकारी हमें रबातक अभिलेख से मिलती है। उसके बाद इसके बारे में आप लिखेंगे कुषाण वंश का, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था।
मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आप कहोगे कि अगर हम रबातक अभिलेख कहां है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मिलता है यह, हमें लिख लीजिए लोकेशन, अफगानिस्तान में था। एक बच्चे ने यह प्रश्न पूछा हुआ है तो आप कहोगे अफगानिस्तान में। अब अगर मैं आगे बात करती हूं प्यारे बच्चों, तो आप ये भी ध्यान रखना कि कनिष्क 78 एडी में गद्दी पर बैठा था। 78 एडी गद्दी पर बैठा, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक संवत किसने चलाया? गद्दी पर बैठा, जिस दिन गद्दी पर बैठा, ऐसे लिखना, नीचे लिखती हूं मैं क्योंकि सामने मुझे कुछ और लिखना है। जिस दिन गद्दी पर बैठा शक संवत की शुरुआत की। शक संवत 78 एडी में शक संवत की शुरुआत की। तो आप कह सकते हो जो मुझसे पूछ रहे हैं ना एडी क्या है, वो शुरू से क्लासेस देखिए, पता चल जाएगा एडी क्या है। ठीक है, तो जिस दिन गद्दी पर बैठा उसी दिन इसने शक संवत को चलाया था। और आप ये भी ध्यान रखना कि मैंने बोला ना इसके आगे मुझे कुछ लिखना है, तो वो क्या लिखना है? गद्दी पर बैठने से पहले, गद्दी पर बैठने से पहले तक्षशिला का गवर्नर था। गवर्नर था। तो आप यहां पे लिख सकते हैं गवर्नर ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला बिफोर होल्ड द पोस्ट, और इसकी पोस्ट क्या थी? राजा की। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। जिस दिन गद्दी पर बैठा शक संवत की शुरुआत की। स्टार्टेड शक संवत, अठहत्तर एडी। तो ये आप यहां पे लिख सकते हो। तो आप कहोगे कि जब ये शासक बना उससे पहले ये तक्षशिला का गवर्नर था, और जिस दिन शासक की गद्दी पर बैठा उसी दिन इसने शक संवत की शुरुआत की थी। अब आ जाते हैं इनकी कैपिटल। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पे कैपिटल। आप मैम थोड़ा छोटा लिखते हो, ठीक है भाई, और बड़ा लिख देती हूं। कैपिटल ये लीजिए, राजधानी, एक राजधानी थी इनकी पुरुषपुर, जिसे ये पेशावर भी कहते थे, और एक राजधानी थी इनकी मथुरा। तो इनकी दो कैपिटल थी, पुरुषपुर या पेशावर, और एक राजधानी थी इनकी मथुरा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। कनिष्क के समय की बातें बता रही हूं मैं। एक बच्चे ने लिखा है कि क्या तक्षशिला जो है वो बिहार में पड़ता है? नहीं,
तक्षशिला की लोकेशन बता देती हूं। तक्षशिला अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में, तो ये पाकिस्तान में है, वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। बिहार में कहां से तक्षशिला आ गया? बिहार में कहां से आ गया? ठीक है। अब यहां पे एक बच्चा कह रहे हैं कि पुरुषपुर, तो ये आपका, ये भी पाकिस्तान में है, और मथुरा आपका यूपी में है। मथुरा आपका यूपी में है। तो आप लोकेशन पूछ लीजिए, अपनी मर्जी से मत कहिए कि ये बिहार में है। उसके बाद में आ जाते हैं कि भाई हमने इनकी राजधानी डिस्कस कर ली। राजधानी से आगे हम चलते हैं कि इसके समय पर क्या हुई थी। इसी के समय फोर्थ बौद्ध संगीति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, और इसी फोर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित। टू पार्ट्स। कौन कौन सा? हीनयान और महायान, ये मैंने आपको बताया था। और चौथी बौद्ध संगीति की लोकेशन क्या थी? कुंडलवन, कश्मीर। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, आपके लोकेशन क्या थी? तो कुंडलवन, कश्मीर। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, और इसके समय पर क्या हुआ था लिखिएगा। इसे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कॉल्ड सेकंड अशोक। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बहुत सारी नीतियां अशोक से मिलती जुलती थीं। ठीक है, नेक्स्ट, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया है? मोहित कुमार जी, बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है, आप देखिए यहां पर। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है गजेंद्र जी। तक्षशिला पाकिस्तान। शक संवत क्या होता है? शक संवत जो है वो एक तरीके का कैलेंडर होता है जिसको आपकी भारत सरकार के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, लिख लिया है, आगे चलिए। शुद्ध सोने के सिक्के जारी, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे इसने।
issued the pure gold coins. The pure gold coins. Issued the pure gold coins. इसी के समय गांधार एवं मथुरा कला, बताइए कौन सी कला है? गांधार एवं मथुरा कला का विकास. डेवलपमेंट ऑफ गांधार, डेवलपमेंट ऑफ गांधार एंड मथुरा आर्ट. बताइए बेटा जी ये आर्ट किससे रिलेटेड है? मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूं. बताइए मुझे पर. बहुत बढ़िया मैम, मूर्ति कला, शाबाश. हाँ अभी बता रही हूं इसके सिक्कों पर किसकी आकृति है, लिखना भूल गई हूं, अभी बता रही हूं. तो ये दोनों आपकी जो आर्ट्स हैं ये किससे रिलेट करती हैं? मूर्ति बनाने की कला. इसके सिक्कों पर आकृति हेलियोक्लिस. हेलियोक्लिस जिन्हें सूर्य देवता भी कहते हैं. सबसे ज्यादा इन्हीं के प्रतीक इसके सिक्कों पर मिलते हैं. हेलियोक्लिस या फिर आप कह सकते हैं कि मैम सूर्य देवता, सबसे ज्यादा इनकी आकृति इसके सिक्कों पर मिलती है. हाँ सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले यही थे. ठीक है, बड़ा दिक्कत है. पीडीएफ से पढ़ाओ तो हाथ से पढ़ाओ, हाथ से पढ़ाओ तो पीडीएफ से पढ़ाओ, अलग ही लेवल पे चलती रहती हैं आप लोगों की चीजें. लिखिएगा इसके दरबारी, दरबारी मतलब कोर्ट. तो एक तो थे आपके अश्वघोष जी, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने एक बुक लिखी थी बुद्ध चरित. और ये क्या है? बायोग्राफी ऑफ बुद्धा. इसमें बुद्ध की जीवनी है. बायोग्राफी ऑफ बुद्धा. तो इन्होंने लिखी है, अश्वघोष ने. ये मैंने आपको बौद्ध धर्म में भी पढ़ाया था. ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे बात करती हूं तो आप देखेंगे यहां पर, और यहां पे कौन थे? वसुमित्र. वसुमित्र जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी. उसके बाद में चरक, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है. इन्होंने एक बुक लिखी थी चरक संहिता, जो कि चिकित्सा से संबंधित है. चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित. रिलेटेड टू मेडिसिन. रिलेटेड टू मेडिसिन, चिकित्सा से संबंधित पुस्तक. चरक इन्हीं के दरबार में रहते थे और चरक संहिता इन्होंने ही लिखी थी. फिर आ जाइए प्यारे बच्चों नागार्जुन. ठीक है, नागार्जुन साहब, जिन्हें का, ये कौन थे? ये विदर्भ, विदर्भ के ब्राह्मण थे.
और इन्हें कहा जाता है भारत का आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, भारत का आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, यही है आपके शून्यवाद के जनक, शून्यवाद के जनक यही माने जाते हैं। नागार्जुन जी का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, ठीक है, नागार्जुन जी का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। तो आप कह सकते हो कि भारत का आइंस्टीन ये कहते हैं, ये शून्यवाद के जनक थे और इन्होंने ही दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने ही दिया था, शून्यवाद के जनक और सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने ही यहां पर दिया था। इनकी रचना थी माध्यमिक सूत्र, रचना माध्यमिक सूत्र, बुक इन्होंने ही लिखी है, माध्यमिक सूत्र, और प्रज्ञा पारमिता सूत्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ये इन्हीं की किताबें हैं। एक बात ध्यान रखना, हेलियोक्लिस, हेलियोक्लिस है बेटा, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंग्लिश में कहते हैं। ये इनकी बुक्स हैं, माध्यमिक सूत्र और प्रज्ञा पारमिता सूत्र। लिख देती हूं मैं इनको इंग्लिश में। प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ठीक है। एक मिनट, यहां बच्चे कंफ्यूज मत होना। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि शून्यवाद के जनक जो हैं वो आर्यभट्ट हैं। बिल्कुल, अब मेरी बात सुनिए। शून्यवाद के जनक जो नागार्जुन जी माने जाते हैं वो भारतीय दर्शन में माने जाते हैं, ठीक है। कहां माने जाते हैं, भारतीय दर्शन के हिसाब से बता रही हूं मैं, इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग बता रही हूं मैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी शून्यवाद के जनक या क्या माध्यमिक के दर्शन जो हैं वो आचार्य नागार्जुन को माना जाता है। और जो आप कह रहे हो ना पाश्चात्य शून्यवाद, तो उसके हैं फेडरिक नीत्शे। अगर ये पश्चिम में पूछा जाएगा कि शून्यवाद के जनक कौन है, तो पश्चिम में फेडरिक नीत्शे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग, यानी इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग शून्यवाद का जनक भारत में किसको माना जाता है, नागार्जुन साहब को माना जाता है, नागार्जुन साहब को माना जाता है। तो आप यहां पे
और ये जैसे सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी आपका आइंस्टीन ने बताया है। तो आप कह सकते हो अल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ भारतीय दर्शन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय दर्शन के हिसाब से हम किसको कह सकते हैं, तो आप कहोगे कि मैम नागार्जुन जी को कहा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना अपने आप को। अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अब इन्होंने भी इस सिद्धांत के बारे में बताया, तभी तो मैंने लिखवाया है कि इनको भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। और क्यों लिखवाया है, और क्यों लिखवाया है, तो आप कह सकते हो कि यहां पे जो नागार्जुन साहब हैं, नागार्जुन साहब इनके दरबारी कवि थे, और इनकी अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप यहां पे देखो कि इसीलिए मैंने ये लाइन पहले लिखवाई कि इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी शून्यवाद के बारे में बात की थी, इन्होंने भी सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बात की थी। तो इसका मतलब क्या है, और ये किसके हिसाब से मैंने बताया है, भारतीय दर्शन के हिसाब से। इनकी बुक कौन कौन सी है, ये आपके सब इनके दरबारी कवि हैं कनिष्क के सारे के सारे, सारे के सारे ये कौन है, तो आप कह सकते हो कि कनिष्क के दरबारी कवि हैं। अब आ जाते हैं, कनिष्क के बारे में ही हमें बहुत ज्यादा जानना था और किसी के बारे में नहीं जानना था। अब यहां पे आप लिखोगे कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। कुषाण वंश, इसका अंतिम शासक यानी कि लास्ट रूलर वासुदेव सेकंड। आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं नागार्जुन जी के बारे में। ठीक है स्वाति जी, उसमें पूछा जाएगा कि भारत में शून्यवाद का जनक किसको माना जाता है, ऐसा लिखा रहेगा, तब आप नागार्जुन को टिक करेंगी, या फिर लिखा रहेगा भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं, तब आप नागार्जुन जी को टिक करेंगी। तो भारतीय दर्शन के हिसाब से मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आप बताइए कोई यहां तक कंफ्यूजन है, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मैं आपके कमेंट्स लूंगी पहले, क्योंकि इसके बाद मैं अब शुरू करूंगी यहां पे गुप्त साम्राज्य, गुप्ताज एम्पायर। अब आपका यहां से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। गुप्ताज एम्पायर, गुप्त साम्राज्य। वसुमित्र कौन है, मैंने वसुमित्र के बारे में बताया था कि वसुमित्र इन्हीं के दरबारी, ये सब इनके दरबारी हैं सारे के सारे। और वसुमित्र मैंने आपको बताया था कि चौथी बौद्ध संगति में कौन थे, तो मैंने आपको बताया था कि अध्यक्ष थे। क्वेश्चन कराऊंगी एंड में, अभी नहीं कराऊंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दीजिए, करवाऊंगी लेकिन बाद में। हाँ ये नया टॉपिक है। ठीक है आगे चलिए। बड़ी दिक्कत है इस क्लास में, इस क्लास के बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। आज क्या हो गया आपको, आज धीरे क्यों पढ़ा रही हो, और जब तेज पढ़ाओ तो आप तेज क्यों पढ़ा रही हो, आप धीरे क्यों नहीं पढ़ा रही हो। देखो यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करती हूं तो गुप्ताज का जो टाइम माना जाता है वो एक्चुअली 319 से लेकर 540 एडी तक माना जाता है। क्यों माना जाता है,
क्योंकि इस समय ही गुप्तास के बारे में पता चला था, क्योंकि इस समय ही गुप्तों की जानकारी हमें मिली थी, इसीलिए इसको माना जाता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इसकी शुरुआत की, तो ये शुरुआत कब से हो चुकी थी? शुरुआत हो चुकी थी इसकी 280। ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैम पीडीएफ से नहीं पढ़ा रही हूं मैं, भाई पढ़ लो भाई, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 319 से लेकर 540 एडी हमने यहां पर लिखा है, क्योंकि इसी समय से शुरू होगा आपके चंद्रगुप्त प्रथम का समय। तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपकी कुछ जगह पर यह डेट आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जब मैं थोड़ा सा लिखती हूं तब मैं आपको समझाऊंगी। जैसे अगर मैं बात करूं गुप्त साम्राज्य की, तो भाई इसका संस्थापक कौन था? अगर आप मुझसे ये पूछोगे तो मैं कहूंगी कि भाई इसका जो फाउंडर था उनका नाम है श्रीगुप्त। क्या नाम था? उनका नाम था मैम श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त की जब मैं बात करती हूं तो इनका टाइम पीरियड 240 से लेकर और 280 एडी तक माना जाता है। तो अब बच्चा यहां पे कहेगा कि भाई 240 से शुरू होना चाहिए, है ना, 240 से लेकर 540 एडी तक होना चाहिए। लेकिन श्रीगुप्त के समय पर गुप्त साम्राज्य के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी कि कोई साम्राज्य भी इस तरीके का है। तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि भैया 240 से लेकर और 540 एडी, ऐसी डेट भी आपको लिखी मिल सकती है, क्योंकि श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक थे। और श्रीगुप्त ने एक टाइटल लिया था, उपाधि ली थी, ठीक है, एक उपाधि ली थी इन्होंने, एक टाइटल लिया था, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई उसको टाइटल लिया था महाराज का। महाराज इनका टाइटल था, महाराज, ठीक है, ये इनका टाइटल था। अब अगर मैं आगे आप लोगों से बात करती हूं तो आपको मैं ये बता दूं कि जो श्रीगुप्त हैं, श्रीगुप्त, इनके उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? इनके बेटे। उत्तराधिकारी को हम क्या कहते हैं? सक्सेसर। तो इनके उत्तराधिकारी कौन थे? इनके बेटे थे, सन ऑफ श्रीगुप्त, जिनका नाम था घटोत्कच, जिनका नाम है घटोत्कच। ये किसके बेटे हैं? आप कहोगे कि मैम गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त के बेटे हैं घटोत्कच। और घटोत्कच की जब हम बात करते हैं तो इनका समय कब से माना जाता है? इनका खत्म हुआ 280 में। तो 280 से लेकर और 319 एडी तक इनका समय माना जाता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो गुप्तास का साम्राज्य है उसमें अब हम बात करेंगे जब रूलर की, आपका नेक्स्ट रूलर आएगा जो कौन होगा? जो कि घटोत्कच का बेटा होगा, घटोत्कच का बेटा। इसका नाम क्या था? तो आप कहोगे कि चंद्रगुप्त प्रथम। सन ऑफ घटोत्कच कौन है? तो आप कहोगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने क्या टाइटल लिया था। तो इन्होंने टाइटल लिया था, इन्होंने उपाधि ली थी महाराजाधिराज की। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, महाराजाधिराज। और आपको मैं ये भी बता दूं कि चंद्रगुप्त प्रथम को ही क्या माना जाता है? इन्हीं को माना जाता है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। इन्हीं को कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ गुप्ताज एम्पायर, क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठे तब पता चला कि इस तरीके का कोई साम्राज्य है और इसकी जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है, वो इन्हीं के समय से इस साम्राज्य को मिला था। तो आप कह सकते हो रियल फाउंडर कौन थे? तो आप कहोगे चंद्रगुप्त प्रथम। और फाउंडर कौन थे? तो आप कहोगे कि वो श्रीगुप्त थे। तो इनके समय से क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का समय ही होता है, शुरू होता है, आपका कह सकते हैं कि 319 से लेकर अगर हम बात करते हैं तो इनके कार्यकाल की शुरुआत होती है। तो आप कह सकते हो कि मैम चंद्रगुप्त प्रथम का समय जो है वो 319 से शुरू हुआ था, इसीलिए 319 से इसके समय को माना जाता है, क्योंकि यहां पर गुप्तास को जो पहचान मिली थी, जो प्रसिद्धि मिली थी, वो चंद्रगुप्त प्रथम के समय से ही मिली थी और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का समय क्या था? अब देखो, चंद्रगुप्त प्रथम का समय जब तुम यहां पर चेक करोगे तो कहीं कहीं तो तुम्हें लिखा मिलेगा 319 से 334 एडी, ठीक है,
या फिर कहीं लिखा मिलेगा 319 से 335 एडी, यानी 1 साल का तुम्हें डिफरेंस दिखेगा। और एग्जामिनर कभी भी दोनों डेट्स नहीं देता, क्योंकि उसको भी पता है कि सर्च करने पर ये दोनों डेट्स यहां पर आती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसका कार्यकाल यहां से शुरू होता है, इसीलिए यहां पे इसको प्रसिद्धि मिली, इसीलिए यहां पे माना जाता है कि भाई यही आपका वास्तविक संस्थापक है। अब जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इससे एक क्वेश्चन और बनता है, इसने क्या किया था, इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। जैसे एक आपका शक संवत था और एक है आपका गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत स्टार्टेड गुप्त संवत कब हुआ था, 319 एडी, यानी जिस दिन ये गद्दी पर बैठा था उसी दिन इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन बनता है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने और कब की थी, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी और इसी दिन ये गद्दी पर बैठा था। अब बात आती है कि भाई इन लोगों ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, कैपिटल। तो आप कहोगे कि इन लोगों ने अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। राजधानी किसको बनाया, आप कहोगे मैम पाटलिपुत्र को इन लोगों ने अपनी राजधानी बनाया, जो वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है और इसका अदर नाम कुसुमपुरा भी था। तो ये इनकी राजधानी थी। अब आगे देखिए, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्तों में कौन वो शासक था जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो जिस दिन, देखो आपको मैं बता दूं कि यहां पर हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं, इनकी जब आप बात करोगे तो इनका हुआ विवाह, और किससे हुआ था, तो आप कहोगे लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से, कुमार देवी से। तो जिस दिन कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था उस दिन इन्होंने क्या किया था, विवाह के दिन राजा रानी का सिक्का चलाया था। राजा रानी का सोने का सिक्का, सोने का सिक्का चलाया। क्यों, अपनी शादी की याद में राजा रानी का सोने का सिक्का चलाया। तो क्वेश्चन बनता है कि गुप्तों में सोने का सिक्का चलाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ही था। इसने अपनी शादी के दिन इस सिक्के को जारी किया था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जब इसकी शादी लिच्छवी वंश की राजकुमारी से हुई थी, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि इन्हें कहा जाता है कि दहेज में वैश्याली मिली थी। डौरी क्या मिला था इनको, डौरी कहते हैं दहेज। तो दहेज में दिया गया था वैश्याली। वैशाली जिससे आम्रपाली का संबंध था, जो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, वो इनको दहेज में मिल गई थी इनसे शादी करने के कारण। अब आगे सुनिए, अब यहां पे अगर मैं बात करती हूं तो आपको मैं बता दूं कि इनके जो बेटे हैं उनके बारे में बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बेटे का नाम क्या है, तो इनके बेटे हैं मैम समुद्रगुप्त, और ये आपके इनके बेटे हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, अब इनका कार्यकाल भी दो आपको दिखाई देगा जब आप सर्च करोगे। एक तो 335 एडी से लिखा रहेगा 375 एडी, या लिखा रहेगा 335 से 380 एडी। ऐसा क्यों, तो ये मैं आपको बताऊंगी कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगी समुद्रगुप्त के बारे में। अब जितना आज हमने पढ़ा है, जितना हमने आज पढ़ा है उतना हम एक बार ले लेते हैं क्विक रिवीजन। चलो, आज हमने सबसे पहले पढ़ा था कुषाण वंश। कुषाण वंश से हमने शुरू किया था। बताना संस्थापक कौन है, बताना वास्तविक संस्थापक कौन है,
पताना कुषाणों में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक। फिर लिखना, शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक रबातक अभिलेख। दो बातें बतानी है कि कहां पर है और इससे क्या जानकारी मिलती है। शक संवत किसने चलाया? शक संवत कब और किसने चलाया? इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक। गांधार एवं मथुरा कला का विकास। मथुरा कला का विकास कब हुआ था? शून्यवाद का जनक कहां पर? अगर हम कहेंगे भारत में या भारतीय दर्शन के हिसाब से। उसके बाद में भारत का आइंस्टाइन किसको कहते हैं? आइंस्टाइन कौन है? उसके बाद में बुद्ध चरित बुक के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के लेखक। उसके बाद माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की? माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा अभी थोड़ा सा गुप्त वंश। संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक कौन है? इनकी राजधानी क्या थी? महाराज की उपाधि किसने ली थी? महाराजा धीराज की उपाधि किसने ली थी? और नेक्स्ट महाराजा धीराज की उपाधि किसने ली थी? और हाँ, गुप्त संवत कब और किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? इनका उत्तराधिकारी कौन था? और इनका विवाह किससे हुआ था? विवाह किससे? फिर सोने के सिक्के किसने जारी किए? सोने के सिक्के किसने जारी? ये आज आपके प्रश्न हैं। सारे प्रश्न आपके रिवीजन के लिए यहां पर हो गए थे। ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड अभी आएगा। चंद्रगुप्त सेकंड समुद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कल हम गुप्ताज, और हाँ, कल 20 तारीख है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 20 को मेरी मैराथन है, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी। अब आपकी क्लास होगी परसों, कल नहीं होगी।
ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। अलतेश जी ठीक है, कल से ध्यान रखूंगी, मतलब परसों से।